You still don't believe me? Step back. Why? Seeing is believing. एलिस ने मरने से पहले वो डायरी जबरदस्ती कैटरन के हवाले कर दी। अगले ही दिन पूरा खानदान एलिस की आखिरी रसूमात के लिए जमा था। इस वाकये ने कैटरन के दिल में एक बात बिठा दी थी कि इसकी नानी जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच था। अभी जनाजे की कार्रवाई चल ही रही थी कि दूर से एक वैन आती हुई दिखाई दी। ये कैटलन की मां मे थी जो बरसों बाद लौटी थी, लेकिन कैटलन ने इसे देखकर मुंह फेर लिया क्योंकि इसके नजदीक इसकी मां ने कभी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। वो गुस्से में अकेली घर छोड़कर चली गई और मौत के इस खेल को समझने के लिए रिसर्च करने लगी। मौत के तरीके जानने के लिए इसने इंटरनेट पर फाइनल डेस्टिनेशन जैसी फिल्मों के किस्से देखे ताकि वो समझ सके कि मौत अपना जाल कैसे बुनती है। दूसरी तरफ बहन की वापसी की खुशी में मामू ने घर पर एक पार्टी रखी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर कि पूरा सहन इस वक्त मौत के साए में है। पार्टी के दौरान एक कजन से गलती से शीशे का गिलास टूट गया। मलबा साफ करते वक्त इसे एहसास ही नहीं हुआ कि शीशे का एक नोकीला टुकड़ा बर्फ के डब्बे में जा गिरा है। बदकिस्मती देखिए कि वही नोकीला टुकड़ा कोल्ड ड्रिंक के गिलास में चला गया। जैसे ही सब ने मिलकर गिलास टकराए और पीना शुरू किया, छोटी कजन के गले में वो टुकड़ा फंस गया। शुक्र है कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इधर कैटलन को एक बुरा शगुन महसूस हुआ। वो फौरन मामू के घर की तरफ भागी और रास्ते भर अपने भाई चार्ली को फोन करती रही, लेकिन चार्ली इस वक्त उछलने कूदने वाले जंपिंग बेड पर मस्तियां कर रहा था और इसे फोन की आवाज सुनाई ही नहीं थी। खतरा ये था कि इस बेड के नीचे एक नोकीला औजार पड़ा हुआ था। बेड की क्वालिटी पहले ही घटिया थी और ऊपर से मामू भी भारी भरकम जिस्म के साथ इस पर चढ़ गए। ऐन वक्त पर मैंने इन्हें देख लिया और किसी बड़े हादसे से पहले ही इन्हें रोककर वो औजार वहां से हटा दिया। इन्हें लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सब मौत के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा था जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। मामी नादानस्ता तौर पर इस जंजीर की वो कड़ी बनने वाली थी जो मौत का बटन दबाने वाली थी। लम्हे कैटलन वहां पहुंच गई। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि किसी खतरे को भांप सके, लेकिन अफसोस वो बहुत देर कर चुकी थी। खानदान में एक मौत हादसा हो सकती है, लेकिन अगर सब के सब बराबर हादसों का शिकार होने लगे तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब कैटलन का यकीन पुख्ता हो चुका था कि नानी की दी हुई वार्निंग बिल्कुल सच थी और अब अगला नंबर इसके खानदान का है। कैटलन ने वो नोटबुक निकाली और एक एक सफा पलटना शुरू किया। जैसे ही इसने पहला सफा खोला, इसकी आंखें फटे की फटे ही रह गईं। वहाँ वही मनहूस मौत का सिक्का चिपका था जो इसकी नानी ने सालों पहले इस शरारती बच्चे के हाथ से छीना था। डायरी का हर अगला सफा मौत की ऐसी ऐसी लर्जाखेज कहानियों से भरा हुआ था कि रूह कांप जाए। इसमें चाहे वो लकड़ियों वाले ट्रक का हादसा हो या वो मशहूर फ्लाइट, फाइनल डेस्टिनेशन के वो तमाम मशहूर हादसा दर्ज थे। 180 की तबाही, लेकिन सबसे ज्यादा होलनाक बात ये थी कि अब इस डायरी में खुद मामू के खानदान का भी जिक्र आने लगा था। कैटलन ने जब तमाम मालूमात को इकट्ठा किया तो वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंची जिसने इसे हिलाकर रख दिया। इसने अपने घर वालों को जमा किया और बताया कि नानी ने सालों पहले जिन लोगों की जान बचाई थी वो कुदरत के निजाम के खिलाफ था। इन बच जाने वाले लोगों की वजह से इनकी अगली नस्लें पैदा हुई जिनका इस दुनिया में कोई वजूद होना ही नहीं चाहिए था। इसने इंकशाफ किया कि पिछले 5 हिस्सों में जितने भी लोग पुरस्कार मौत मारे गए वो सब इसी क्लाउड रेस्टोरेंट में बच जाने वाले लोगों की औलादें थी, यानी एलिस ही इस सब की जड़ थी। कैटलन ने अपनी तहकीक से बताया कि मौत अब उम्र के लिहाज से यानी बड़े से छोटे की तरतीब में सबका हिसाब बराबर करेगी। जब एलिस का नंबर आया तो वो इस सेफ हाउस में छुप गई थी और पूरे 30 साल तक मौत का रास्ता रोके रखा। जब तक वो जिंदा थी इसकी औलादें महफूज थी, लेकिन अब एलिस के मरने के बाद मौत का रास्ता साफ हो चुका था। अब सबसे पहला नंबर मामू का था क्योंकि वो पूरे खानदान में सबसे बड़े थे सिवाय अबू और मामी के, जिनका एलिस से कोई खूनी रिश्ता नहीं था। खानदान का हर फर्द मौत की इस फहरिस्त में शामिल था। इसी अजीबोगरीब बातें सुनकर सब ने इसे दीवाना समझ लिया। मामू ने गुस्से में कहा कि इसे भी इसकी नानी ने बिल्कुल पागल कर दिया है और सब लड़ झगड़ कर अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौत इनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। इसी रात कजन एरिक अपनी टैटू की दुकान पर वापस गया। आखिरी गाहक को रुखसत करने के बाद इसने ऊंची आवाज में हैवी मेटल म्यूजिक लगाया। वो अल्कोहल वाले क्लीनर से सफाई करने में इतना मगन था कि इसने स्पीकर के ऊपर रखे हुए इस छोटे से
डेकोरेशन पीस पर गौर ही नहीं किया जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। दुकान के अंदर हबस और गर्मी ज्यादा थी, इसलिए एरिक ने लापरवाही से पंखा चला दिया। इसे क्या मालूम था कि यही पंखा इसकी मौत का सामान बनेगा। इसी वक्त कैटलन का मैसेज आ गया जिसमें इसे बार बार खबरदार किया गया था, लेकिन एरिक ने इसका मजाक उड़ाया और एक तलख जवाब देकर फोन रख दिया। अपने मामू की तस्वीर देखकर एरिक थोड़ा जज्बाती हो गया और यादों में खोकर अपने हाथ से टैटू बनाने लगा, लेकिन तभी हादसा हुआ। स्पीकर की वाइब्रेशन से वो डेकोरेशन पीस गिरा और बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो गया। मेज पर रखा शीशे का गिलास टूटा और जैसे ही एरिक इसे देखने के लिए था, इसका हाथ इस डिसइंफेक्ट की बोतल से टकरा गया। छत से लटकी हुई जंजीर अचानक टूट कर गिरी और ठीक एरिक की नाक की नथली में फंस गई। अब पंखा चल रहा था और वो जंजीर को अपने गिर्द लपेटता जा रहा था। एरिक नाक से खींचता हुआ ऊपर होने पर मजबूर हो गया ताकि जंजीर खुल सके, लेकिन इसी कश्मकश में वहां आग लग गई। अगली सुबह कैटलन परेशानी में एरिक की दुकान की तरफ भागी, जहां इसे पता चला कि दुकान जलकर राख हो चुकी है। इसे लगा कि एरिक मारा गया है, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो देखा कि एरिक बिल्कुल सही सलामत है। कैटलन हैरान थी कि मौत ने इसे कैसे छोड़ दिया। एरिक अब भी मजाक उड़ा रहा था कि मौत जैसा कुछ भी नहीं होता। वो इतना नडर हो गया था कि सामने खड़ी कचरा उठाने वाली गाड़ी के पास जाकर इसे चाटने लगा और मौत को ललकारने लगा। लेकिन असल ड्रामा तो अभी शुरू होना था। कजन सुबह की सैर पर निकली थी कि अचानक वो कचरे वाली गाड़ी के हाइड्रोलिक सिस्टम में फंस गई। कैटलन इसे बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ गई, लेकिन ड्राइवर हेडफोन लगाए गानों और मोबाइल में मगन था। इसे किसी की चीख सुनाई ही नहीं दे रही थी। भाइयों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक लगते ही कजन उछलकर सीधी गाड़ी के कंप्रेशन चैम्बर में जा गिरी। इस होलनाक मंजर के बाद पूरा खानदान कैटलन की बात मानने पर मजबूर हो गया, लेकिन एक सवाल इन सब के जहन में था कि मौत ने एरिक को छोड़कर कजन को क्यों मारा। तभी मामी ने बरसों पुराना वो राज भी फाश कर दिया जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। मामी ने रोते हुए एतराफ किया कि एरिक असल में हावर्ड का बेटा नहीं है, इसका असल बाप जेरी फेंड्री नामी कोई और शख्स था।